बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, आज हम लोग करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बारे में, उनकी थ्रू आउट मैनेजमेंट वगैरह। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है। जो पास्ट रिकॉल्स की बात है, अ, जो डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक हैं या मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक, ये एज अ शॉर्ट केस भी आ चुके हैं। ठीक है। सो इसका मतलब आपको इसमें पूरी एज अ शॉर्ट केस आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एक ट्वेन वाली को आप कैसे हिस्ट्री लेते हो, कैसे एग्जामिन करते हो, और उसकी क्या मैनेजमेंट आप करते हो, और एम ऑफ मैनेजमेंट आपका क्या होता है, एंटीनेटल नेटल पोस्ट नेटल आपका प्लान क्या होता है टिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी। शॉर्ट केस भी इसी तरह से, स्ट्रक्चर डिस्कशन भी इसी तरह से। अब स्ट्रक्चर डिस्कशन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं, वो भी हम इस उसमें डिस्कस करेंगे, और क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो आ सकते हैं। अब ट्विंस की अगर बात की जाए तो हमारे पास दो जो कैटेगरीज हैं जो हमारे वाइवा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन एंड डाइक मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ एसोसिएटेड इनकी कॉम्प्लिकेशंस, मोनोकोरियोनिक मोनियोमनियोटिक, इनकी कॉम्प्लिकेशंस। उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम अपना डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक को कंप्लीट करें। ये कैसे आ सकता है रिकॉल में? ये एक एज अ नॉर्मल ट्विन प्रेगनेंसी, इसको टर्म तक ले जाना और इसको डिलीवर कराना, ये एक एज अ सिंपल लाइन, एक सिंपल केस विद अ नॉर्मल डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन। दूसरी इसकी प्रेजेंटेशन ये हो सकती है कि एक ट्विन जो है आईयूडी है और दूसरा अलाइव है, उसकी आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे और उसको कैसे आगे लेके चलेंगे, और उसमें क्या स्पेशल जो रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तीसरी इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन्स में, कि एक जो है वो नॉर्मल है और दूसरा जो है दैट इज हैविंग अ डाउन सिंड्रोम और एनी टाइप ऑफ एनॉमली जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। और चौथा सिचुएशन ये है कि one twin that is a normal pregnancy but the second one is a molar। तो ये तीन चार ऐसे केसेस हैं जो एज अ रिकॉल आ सकते हैं, या एक ही रिकॉल के अंदर इनको एक छोटे से एग्जामिनर क्वेश्चंस की सूरत में भी आपसे पूछ सकता है कि अगर ये होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर डिस्कशन में होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। नाइला इज नाइला नज़ीर इज विद अस। सिनेरियो हम उसको देते हैं और वील प्रोसीड एज स्ट्रक्चर डिस्कशन, हम साथ साथ इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है नाइला? ओके मैम। जी, दिस इज योर सिनेरियो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। आई read the scenario and I'm ready for the structure discussion. जी। After greeting and introducing myself to the patient, I'll confirm the patient demographical data, हम्म। her name, age, occupation, हम्म। education, हम्म। and her parity, हम्म। and last childbirth and last menstrual period. And I will address the concerns of my patient, then set agenda by gathering information, taking history. In history, first of all, I will confirm the gestational age and the pregnancy detail. I ओके। will ask about the symptoms, vaginal bleeding, abdominal pain, cramping, or discharge. And then I will ask about her past obstetrical history, in which I will ask previous pregnancy, their complication, and the mode of the delivery. Her medical history of chronic illnesses and past surgical history of concerns. And I will ask her about a drug history and allergy to any kind of drug. And then family history of the genetic or congenital conditions. I will ask her about personal history of smoking, alcohol, and use of recreational drugs, and and the symptoms of the complications. ओके। symptoms that are suggestive of any kind of complications। Complications and patient concerns and understanding of the twin pregnancy. ओके। पहले इस हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है?
जी। जब भी आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री आएगी या केस आएगा, आपके पास जो भी पेशेंट होगी, डिपेंड्स अपॉन वो किस गेस्टेशन पे प्रेजेंट कर रही है, तो आप अपने क्वेश्चंस में एडिशंस उसी हिसाब से करते जाते हो। अब ये प्रेजेंट कर रही है विद इन 10 वीक्स के अंदर, सही है, इट मीन्स इट इज वेरी अर्ली प्रेगनेंसी। बट खुशी की बात यह है कि वो डायम्नियोटिक और डाइकोरियोनिक ट्विंस की है, और ये आपको ऑलरेडी पता है। मीन्स अगर जस्ट वो एंटीनेटल विजिट के लिए आई होती तो फिर आपके क्वेश्चंस कुछ और होते। इसमें आपको खुद डिग आउट करना होता कि उसका सिंगल है गेस्टेशन या मल्टीपल गेस्टेशन है, ठीक है। तो खैर ये आपका डायग्नोस्ड केस है। इसमें सबसे पहले आप उसकी, एक तो शुरू में जो आपका नेम, ओपीएल, ब्लड ग्रुप, ग्रेविटी पैरिटी, वो सब एक्सीलेंट था। बट नाउ अब उसकी एक करंट प्रेगनेंसी है, इसमें मोड ऑफ कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसीज क्या किस चीज का रिस्क फैक्टर्स हैं, ये जो हम जितने भी इंडक्शंस करवाते हैं, आईवीएफ, इक्सी वगैरह, तो इन प्रोसीजर्स में जो है ट्विन प्रेगनेंसीज का रिस्क बढ़ जाता है। हमें वो रूल आउट करना होता है कि आया ये एक नेचुरल कंसेप्शन है या ये इंड्यूस्ड हुआ है। दूसरा हम ये कि उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने कभी भी नहीं भूलना है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल गैस्टेशंस, ये हो गया। और उसके अलावा आपने नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये ट्विन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। और उसके अलावा आप डिपेंड करता है, अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो आप फिर उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर के क्वेश्चंस के परसेप्शन ऑफ द फीटल मूवमेंट्स है नहीं है, और जो है एनॉमली स्कैन हुआ है नहीं हुआ है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस लाइक हाइपरटेंशन, कोई और उसकी एडिशनल सिम्टम्स जो कि एसोसिएटेड है, और रिस्क फैक्टर्स है। जो जुमला हमने पढ़ा उसका यही मतलब है कि उसमें जीडीएम और हाइपरटेंशन जैसी चीज़ों का, और खासकर प्रीटर्म जैसी चीज़ों का रिस्क है। तो हम इन सब को रूल आउट करने के लिए एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ओजीटीटी और हाइपरटेंशन के बारे में इंक्वायर करते हैं, ठीक है। सो रेस्ट हिस्ट्री इज कंप्लीट, इसमें कोई एज सच इतनी कॉम्प्लिकेट करने की चीज नहीं है, बट आपने ये याद रखना है कि उसका मोड ऑफ कंसेप्शन, फैमिली हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग है या नहीं है। अब आते हैं हम, अब इसकी क्या आप एग्जामिनेशंस परफॉर्म करोगे, नाइला? Ma'am, first of all, I will check the BMI of my patient, then her vital signs, BP, pulse, temperature, and the respiratory rate to rule out the comorbidities. And after that, I will look for the pellar and conjunctiva for the conjunctiva for pellar and sclera for the jaundice. Then I will वो था ना, हम्म। and assess her thyroid, हम्म। and I will auscultate her chest. Then I'll proceed toward the abdominal examination. हम्म। On on inspection, first of all, I'll look for any scar marks, visible pulsations, and sign of the striae gravidarum. हम्म। Then on palpation, I'll do the palpation, superficial palpation for any tenderness, and palpation for the symphysiofundal height. हम्म। I will assess the lie presentation of the fetus and estimated fetal volume and the fetal weight and the estimated Likert volume. अच्छा बच्चे, 10 वीक्स पे आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये एडवांस्ड होता तो ये सारी Hmm. चीजें 10 वीक्स पे है। आपको बस प्रीवियस, आपने जो इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स बोली, दैट इज वेरी रेलेवेंट अलोंग विद विजरोमेगैली, आप देखते हो हेपाटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। जी मैम। ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन में भी सिर्फ आप इंस्पेक्शन करोगे, कोई और जरूरत नहीं है इसको बाय मैनुअल वगैरह करने की, ठीक है। ये देखो, यही होता है किताबी बातें और फिर अप्लाइड नॉलेज दे, ये हम्म। बोथ को अगर देखो, इसी वजह से खुदा ना खास्ता फेलियर रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि किताबी बातें हम जो है रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे होते, जो हम अप्लाई करते हैं हमें वही बताना है, ठीक है। सो इन दिस केस आपके पास एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप ना आप कभी भी नहीं करोगे, क्या आप अपनी रूटीन में पेल्विक असेसमेंट इसमें करोगे बाय मैनुअल? नो मैम। गुड। तो जो करते हो वही बताना, ये बात याद रखना, सही है। हम्म। ओके। सो व्हाट आर द इन्वेस्ट, सबसे पहले तो फाइंडिंग्स नहीं ली, देखो ओरिएंटेड रहो अपने केस के साथ, कभी भी फाइंडिंग्स ना भूलो। मैं हिस्ट्री की डिटेल्स बताते बताते फाइंडिंग्स बताना भूल गई। योर पेशेंट इज ग्रेविडा 2 पैरा 1,
She is Mrs. Amna, and she had previous one cesarean section due to failure of progress of labor. And Hmm. now it's her second pregnancy, and presented with dichorionic twins. There are no symptoms of nausea, vomiting, or any kind of complications. And rest, her medical surgical history is unremarkable. Her general physical examination is optimal, and there is no pallor. On abdominal examination, there is visible scar mark, or you can say phenastine incision is present. No DVT, no signs of varicose veins, and no Okay, edema. ma'am. So, what are the investigations? Ma'am, first of all, I'll do the baseline investigation that include her CBC Mm, for HB level, TLC count, and platelet count. mm. Is there any positive findings in CBC? Yes, it is 13.5 grams per deciliter. Rest normal. Okay. And then I'll do her viral serology for hepatitis B surface antigen and anti-HCV and anti-HIV. Her Negative. blood sugar, her blood sugar levels. Random or fasting? मैम अभी 10 weeks पे तो random. ठीक है. Normal. Okay, and her blood group and RH factor. O positive. Okay, ma'am. And midstream urine analysis for proteinuria, nitrates, and leukocyte and pus cells. Negative. Okay, ma'am. I need her infectious disease screening, Hmm. rubella immunity, Hmm. and also her thrombo. मैम ये भी पूछना है सारा नहीं, थ्रोम्बोफिलिया नहीं, स्क्रीन ये यही तो तो मैं नहीं कह होगा रही ना? हूँ. हाँ. अगर देखो, कुछ चीजें आप जो हमेशा लाजमी आपने करनी होती है, वो आप बताते हो. कभी कभार एग्जामिनर्स कुछ ऐसे होते हैं, उनको सुकून नहीं आता, ठीक है. हम्म. वो आपको फिर कहते हैं और क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशंस, और ये जो और है, बाकी ये और के लिए है, ठीक है, वो जो उनके और खत्म नहीं हो रहे होते. गॉट इट. अच्छा सही. हाँ. ओके मैम. सो आप और इसका स्पेसिफिक क्या इन्वेस्टिगेशंस है? मैम फॉर fetal well-being I need her dating scan हम्म. for viability of the fetuses, number of the fetuses, हम्म. and her chorionicity हैंड. and amnioticity. वेरी गुड. So your patient is having 10 weeks true diamniotic chorionic twin pregnancy. Okay, having a lambda sign positive. What else you want? मैम I want her ये मेम्ब्रेन थिकनेस भी पूछेंगे. कार्डिक एक्टिविटी पॉजिटिव. ये तो उसके लिए, लैम्डा के लिए आप देखते हो, ठीक है, ये लैम्डा का है. ये आगे मैं स्कैन दिखाऊंगी आपको, उसमें हम्म. बताऊंगी आपको, ठीक है. ओके मैम क्राउन रम्प लेंथ. हाँ. टू correspond with the gestation age. gestational age. Yes, it is corresponding. It is 10 weeks. ओके. तो मैम अभी कंबाइंड टेस्ट तो 11 to 14 weeks पे हो रहा है ना, तो अभी ये 10 weeks पे, तो इसके लिए तो स्क्रीनिंग नहीं होगी ना नहीं, लेकिन फिलहाल तो. आप नुकल ट्रांसलूसी मांग सकते हो, ठीक है. नुकल ओके. ट्रांसलूसी हुई नहीं हुई है, बाकी ये बात की है. तो वो डिजायर आपकी हम्म. जिस उस पे आता है, उसी हिसाब से आप पूछते हो. बुक्स में इसीलिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और प्रैक्टिकली जो अप्लाई होती हैं वो हम्म. अलग होती हैं. ओके सो मैम. आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल इन्वेस्टिगेशंस. एनीथिंग लेफ्ट? मैम फिलहाल तो यही है, मेरे ख्याल से रेटिंग तक पूछेंगे क्योंकि अभी आगे तो प्रोसीड करेगी, जब गेस्टेशनल एज बढ़ेगी तो बाकी स्कैन्स गुड. पूछेंगे ना. सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? मैम माय डायग्नोसिस इज मैम इसी में अच्छा शॉर्ट केस है मुझे लग-. नहीं, शॉर्ट अच्छा नहीं है, बट इसमें डायग्नोसिस आपको हर केस में बनानी है. मैम माय डायग्नोसिस इज डाइकोरिनिक डायम्योटिक ट्विन प्रेगनेंसी ऑफ 10 weeks वेरी गुड. एक और चीज इसमें मिसिंग है. पेन और विद डायरी. पॉजिटिव फीटल कार्डिक एक्टिविटी. कौन सी ग्रेविड आई है? ग्रेविडा 2 है मैम. सो दोबारा से बताओ. मैम इसको जैसे शॉर्ट केस में समराइज करते इसको ऐसे बता सकते हैं.
नहीं बच्चे, जो डायग्नोसिस होती है ना उसमें आप अपना पेशेंट का ग्रेविडा, उसके वीक्स, ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, और जो ओके। उसका कंडीशन है वो बताते हो। ठीक है। मैम, माई पेशेंट आमना हम्म। and she is gravida to para 1 हम्म। with a 10 weeks pregnancy of dichorionic diamniotic twin pregnancy. यस, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने बतानी है। और क्या? कोई यहाँ से गैस करे। अच्छा मैम, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि ये तुम्हारी पूरी मैनेजमेंट को आगे जी। डिफाइन करेगी। ठीक है। ओके मैम। वेरी गुड। नाउ मैनेज योर केस। मैम नाइला, आप म्यूट हो गई हो। मैम अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। अच्छा मैम, first of all I'll offer support to my patient. I'll explain about the diagnosis to my patient. I'll explain the fetal-maternal risk factors to the patient and involve the multidisciplinary team. हम्म। I will counsel my patient that she needs frequent antenatal visits हम्म। at 20, 24, 28 weeks, and then fortnightly until 34 weeks, and then weekly until birth. गुड। It will be a it will be a shared care between the consultant obstetrician, specialist midwife, and a fetal medicine specialist for complex cases. I'll counsel my patient that she will need the growth scan every 4 weekly from 20 to 24 weeks to monitor the fetal growth, amniotic fluid, and placental function. I'll counsel my patient about the fetal growth restriction हम्म। and umbilical RT Doppler. I'll assess the placental abnormalities such as velamentous or marginal cord insertion and placental previous spectrum. At each visit, I'll monitor the blood pressure and urine protein to screen the preeclampsia, and will do the gestational screening for the gestational diabetes at 26 to 28 weeks, full blood count and iron studies at 26 to 28 weeks and at 34 weeks. I'll do the VT risk assessment antenatally, postpartum, and offer a low molecular weight heparin prophylaxis if needed. We'll give her the folic acid 5 mg daily, and we'll start her on the low dose aspirin from 12 weeks of gestation to avoid the preeclampsia, as my patient has a risk factors. मैम ये ट्वेन तो एक रिस्क फैक्टर है ना, तो उसमें तो हम देंगे उसको उसमें एस्प्रिन। देंगे, और वैसे भी उसके बाकी रिस्पेक्टर्स हैं। जी। ठीक है। हम्म। ओके। We'll do the detailed anomaly scan at 18 to 22 weeks. हम्म। And मैम ये भी बताना है ग्रुप बी नहीं, स्ट्रेप्टोकोका है। नहीं, ये MRCOG 3 वालों के अच्छा। लिए, हमारे लिए नहीं। हम्म। ओके। And I'll also counsel her about the lifestyle and support like smoking cessation, balanced nutrition, hydration, and the moderate activity. व्हाट एल्स? And then I will discuss the ma'am, रेड फ्लैग साइंस, लाइक एनी कॉन्ट्रैक्शंस। counsel her about the red flag signs and educate her on warning signs like contraction, vaginal bleeding, fluid leakage, reduced fetal movements. I will discuss the mode of the at 36 weeks. I will discuss the mode of the delivery, time of the delivery, analgesia, anesthesia, and about contraception and breastfeeding. My plan will be I will give her the options of the नहीं ऑप्शन मैम इसको प्रीवियस वन को नहीं दे सकते ना वी बैक का ऑप्शन। यही डिस्कस करना है, पहले आप अपना बताओ, फिर मैं बताऊंगी आपके माइंड में क्या रहा है। मैम मेरे माइंड में तो आ रहा है कि हम उसको मतलब वो ऑप्शन तो देंगे ना, उसके हम्म। बाद फिर एग्जैक्टली। अगर दोनों से फेलिक है, अगर कोई वी विल ट्रांसफर्स नहीं है तो।
जी। अब इसको इस तरह से कवर करते हैं कि वी विल डिस्कस द मोड एंड टाइम ऑफ द डिलीवरी विद द पेशेंट दैट शी हैज टू डिलीवर एट अराउंड 37 to 38 वीक्स। ठीक है, ज्यादा जब चला जाता है तो ट्विंस के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हो जाते हैं। So, as she is having previous one cesarean section, I will discuss the pros and cons of trial of labor in her case. हम्म। ठीक है। अब इसमें ट्रायल ऑफ जो लेबर है उसमें क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल वी बैग के। तीन चार चीजें हैं वो याद रखना। नंबर वन, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग ट्विन। ठीक है, कि उसकी अगर किफैलिक है तो हम उसको ट्रायल ऑफ लेबर दे सकेंगे। नंबर टू, उसका बिशप कैसा है, इज इट इन दैट कंडीशन के उसको अगर इंडक्शन वगैरह की जरूरत है, सो वी कैन नॉट यूज ड्रग्स ऑन ऑन हर लाइक मीजोप्रोस्टोल वगैरह तो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रीवियस हम्म। स्कार है। तो इंडक्शन की नीड है नहीं है, प्रेजेंटिंग ट्विन क्या है, एंड प्लेसेंटेशन कैसा है उसका, और बाकी जो माँ की अपनी जनरल कंडीशंस है और उसके विशेस एंड विल्स कि वो वाकई विलिंग है कि वो ट्रायल ऑफ लेबर ले, या वो अपने इन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रीशियस समझती है और वो कहती है कि नहीं, मैं इनको सिजेरियन के जरिए ही डिलीवर कराना चाहती हूँ। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं अपनी डिस्कशन में अगर एग्जामिनर पूछती है, अदरवाइज जो गाइडलाइंस कहती हैं यू कैन ऑफर हर ट्रायल ऑफ लेबर। बट अगर वो प्रेजेंट करे लेबर में, जब टाइम गुजरेगा तो उसके बाद जो है रिस्क बढ़ जाता है स्टिल बर्थ का मोर देन 38 वीक्स के बाद। ठीक है, और हम्म। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अराउंड 37 38 वीक्स ट्विंस को डिलीवर करा दें। ठीक है। ओके मैम। सो नाउ अगेन टेल मी ऑल कि आप एग्जामिनर को क्या बताओगे रिगार्डिंग द टाइमिंग मोड ऑफ डिलीवरी। Ma'am, I'll deliver my patient at 37 to 38 weeks for uncomplicated dichronic diamniotic twins to reduce the stillbirth. As my patient is previous one, so I'll give her the options of the trial of the labor. If the first twin is cephalic and the estimated fetal weight is um, less than 2000 gram, हाँ, मतलब 2 kg से ज्यादा होगा तो hmm, फिर, और or if patient wishes to deliver vaginally. एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट विशेस डिजायर्स एंड विशेस। गुड। सो हाउ यू विल मैनेज योर लेबर। Okay. Ma'am, intrapartum, this delivery will be conducted in the consultant-led unit where the continuous electronic fetal heart rate monitoring will be done, and one care will be given to the mother and the baby, and neonatologist should be present at floor. And after the delivery, the babies will be handed over to the neonatologist, and we will manage the third stage of the labor actively to avoid the postpartum bleeding. अप्लाई और ABCDEF पोस्टमार्टम में क्यों Okay, बोलनी ma'am, है? and will monitor her vital sign during the intrapartum period. After the delivery of the baby, the patient will be shifted to the recovery room where the patient will be assessed. Breastfeeding will be encouraged and will counsel about her the contraception and look for the VTE risk for the thromboprophylaxis. एंड D is for And मैम और उसको डिस्चार्ज करेंगे with follow up yes, and red flag signs. yes, very good, And also screen her for the postpartum depression and psychological support. exactly, very good। तो ये हो गया आपका। सिर्फ जो आपने बताया नहीं वो था फीटो मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस, वो भी बता दो हमें ताकि हम पूरा इसको कंप्लीट कर लें। Ma'am, fetal risk factors are preterm birth, हाँ, fetal loss before 24 weeks. There will be a chances of the twin to twin transfusion syndrome, intrauterine growth restriction, and the PPROM, and the maternal risk factors are preeclampsia, anemia, postpartum hemorrhage, and there is a risk of the venous thromboembolism and the psychological morbidity. शाबाश। सो यू आर डन विद योर केस। Okay.
अब इसको इसी तरह से याद भी करना।